हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से स्टडी टैग पर। आज हम पढ़ने वाले हैं BHIC 131 इकाई 1 प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। सबसे पहला हमारा उद्देश्य, हम उद्देश्य को समझेंगे कि इस इकाई को पढ़ने का हमारा उद्देश्य क्या है। सबसे पहला है कि प्राचीन भारतीय इतिहास समझने की विभिन्न साधनों की पहचान करना। दूसरा है साहित्यिक, पुरातात्विक और विदेशी स्रोतों की भूमिका को जानना। इतिहास लेखन में स्रोतों की विश्वसनीयता यानी कि जो ट्रस्टेबल जो सोर्सेज होते हैं उनको समझना कि इन्हीं के थ्रू हम अपने इतिहास को समझ सकते हैं। अगला है प्रस्तावना। अच्छा, ये जो है आपकी जो ये रूपरेखा है, ये आपके बुक के अकॉर्डिंग ही बनाई गई है। बस ये है कि उसे थोड़ा-सा ईज़ी कर दिया गया है। तो आई होप आप लोगों को समझने में आसानी होगी। सबसे पहला इंट्रोडक्शन है। आप इस इकाई में से कोई भी अगर क्वेश्चन आता है तो आप उसमें इस वाले इंट्रोडक्शन को आप ऐड कर सकते हैं। कोई गलती नहीं होगी, ठीक है? तो सबसे पहले हम इसको पढ़ते हैं कि प्राचीन भारतीय इतिहास का अध्ययन तभी संभव है जब हमारे पास विश्वसनीय स्रोत हो, मतलब पक्के स्रोत हो। इतिहासकार इन स्रोतों की मदद से ये समझते हैं कि उस समय लोगों का जीवन कैसा था, ठीक है? समाज कैसे चलता था, राजाओं का शासन कैसे काम करता था और आर्थिक व धार्मिक व्यवस्था कैसी थी। यानी कि इन पॉइंटों को समझने में जो इतिहासकार होते हैं, उनको मदद मिलती है। भारत एक बहुत पुरानी सभ्यता है, ज़ाहिर-सी बात है। इसलिए यहाँ स्रोतों की विविधता भी काफ़ी बड़ी है। यानी कि बहुत सारे कहते हैं जो टाइम पीरियड्स हैं, उन टाइम पीरियड्स में अलग-अलग सोर्स अवेलेबल हैं यहाँ पे भारत के अंदर, क्योंकि भारत एक बहुत पुरानी सभ्यता है, ठीक है? इन स्रोतों को 3 मुख्य भागों में रखा जाता है। पहला है साहित्यिक स्रोत, दूसरा है पुरातात्विक स्रोत और तीसरा है विदेशी यात्रियों का विवरण। जो विदेशी यात्री जो आए थे, उन्होंने यहाँ के बारे में क्या लिखा, कैसे उन्होंने देखा इस भारत को, उन्होंने अपने उसके अंदर बुक के अंदर ये लिख रखा है। साहित्यिक स्रोत हमें विचारों, परंपराओं और घटनाओं का लिखित रूप देते हैं और पुरातात्विक स्रोत खुदाई और वस्तुओं के आधार पर असली भौतिक प्रमाण देते हैं। ठीक है, आपको ये पता चल गया। अब विदेशी वृत्तांत बताते हैं कि बाहरी लोग भारत को कैसे देखते थे और यहाँ की संस्कृति उन्हें कैसी लगी, उन्होंने अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखे थे। इन सभी स्रोतों को एक साथ देखने पर इतिहासकार बीते समय की सटीक और संतुलित तस्वीर बना पाते हैं। यही बात प्रस्तावना में समझाई जाती है कि स्रोत इतिहास लेखन की नींव है और इनके बिना हम अतीत को ठीक से नहीं समझ सकते। ऑब्वियसली ये ज़ाहिर सी बात है, ठीक है ना? अब नेक्स्ट है साहित्यिक स्रोत। अब साहित्यिक स्रोत क्या है? लिखित ग्रंथों के आधार पर अतीत की जानकारी मिलती है साहित्यिक स्रोत के अंदर और धार्मिक, दार्शनिक, राजनीतिक और सामाजिक ग्रंथों का उपयोग मिलता है। ठीक है? अब साहित्यिक स्रोत वे लिखित ग्रंथ हैं जिनसे हमें प्राचीन भारत की जानकारी मिलती है। इन किताबों में जो है इन किताब इसके अंदर जो बुक्स हैं साहित्यिक स्रोत की, उसमें क्या होता है कि उस समय के धर्म, समाज, राजनीतिक, अर्थव्यवस्था और सांस्कृतिक का वर्णन होता है। इनकी मदद से हमें पता चलता है कि लोग कैसे रहते थे, कौन-कौन सी परंपराएं थीं और राजाओं का शासन कैसा था। ये सब हमें साहित्यिक स्रोत के अंदर हमें देखने को मिलता है। अब नेक्स्ट है वैदिक साहित्य। वैदिक साहित्य के अंदर क्या है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद। हमारे जो 4 वेद हैं, वो वैदिक साहित्य के अंदर देखने को मिलते हैं। ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद ये है और वैदिक काल की सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक स्थिति का मुख्य स्रोत है। किसके अंदर मिलता है? वैदिक साहित्य के अंदर हमने इसको रखा है। ठीक है? अब वैदिक साहित्य में 4 वेद आते हैं जो हमने पढ़ा। पहला है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अर्थवेद। इनके साथ ब्राह्मण और आरण्यक और क्या बोलते हैं? और क्या है? उपनिषद भी शामिल हैं। इन ग्रंथों से हमें वैदिक काल के लोगों की पूजा पद्धति, खान-पान, समाज की रचना, शिक्षा और जीवन व्यवस्था के बारे में पता चलता है। ये भारत के सबसे पुराने साहित्यिक स्रोत माने जाते हैं। कौन से? ये। ठीक है? नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट है कौटिल्य का अर्थशास्त्र। ठीक है? नेक्स्ट है कौटिल्य का अर्थशास्त्र। इसमें क्या है कि राज्य व्यवस्था, प्रशासन, कर व्यवस्था और अर्थव्यवस्था का स्पष्ट वर्णन मिलता है। किसके अंदर मिलता है? कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अंदर। मौर्य शासन को समझने का महत्वपूर्ण स्रोत है। इसके अंदर इसने जो अपने अर्थशास्त्र में है उसके बारे में इसको डिटेल में बताया गया है। जासूसी, दंड नीति और राजनीति पर विस्तृत जानकारी मिलती है कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अंदर। ये किताब जो है वो किसने लिखी थी? राजा चाणक्य ने। ठीक है, ने लिखी थी। इसमें बताया गया है कि एक राजा कैसे चलता था, मतलब कि कैसे वो अपने काम को करता था। इसमें कर वसूली, सेना की व्यवस्था, ठीक है, सेना की व्यवस्था, कानून, जासूसी, युद्ध नीति, मंत्रियों की भूमिका और राजा के कर्तव्य जैसी बातें शामिल हैं। किसके अंदर? अर्थशास्त्र के अंदर। इतिहासकार इस ग्रंथ की मदद से प्राचीन शासन
व्यवस्था को अच्छे से समझ पाते हैं। ठीक है, जो हमारे इतिहासकार जो हैं, ठीक है, जो इतिहासकार हैं वो अच्छे से इसको समझ सकते हैं इसकी मदद से। अब नेक्स्ट है महाकाव्य। महाकाव्य के बारे में देखते हैं क्या है। महाकाव्य के अंदर दो ग्रंथ आते हैं, मुख्य ग्रंथ रामायण और महाभारत मुख्य ग्रंथ है। ठीक है, सामाजिक जीवन, राजनीतिक नैतिकता और पारिवारिक संरचना की जानकारी हमें मिलती है इनके थ्रू, जिन्हें हमने महाकाव्य के अंदर रखा है। ठीक है, रामायण और महाभारत जो ये दो ग्रंथ हैं, रामायण और महाभारत दो बड़े महाकाव्य हैं। इनमें परिवार, समाज, युद्ध, राजनीति, धर्म और नैतिकता से जुड़ी बहुत सी बातें मिलती हैं। ठीक है, और इनसे हमें उस समय के राजाओं का जो राजा हैं, राज्यों के जीवन शैली और सोच के बारे में कई महत्वपूर्ण जानकारियां मिलती हैं। यहाँ पे मैं एक बात बताना चाहूँगा, अगर आपको कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो रही हो तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, अगर इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम पुराण। ठीक है, अब पुराण के बारे में क्या है, पुराण के बारे में समझते हैं कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति, वंशावलियां, भूगोल और राजाओं के इतिहास का विवरण मिलता है इसके अंदर। 18 मुख्य पुराण और कई उप पुराण हैं, सामाजिक और धार्मिक विकास को समझने में सहायक है। ठीक है, पुराणों में सृष्टि की रचना, देवताओं की कथाएं, पुराने राजाओं के वंश, भूगोल और धार्मिक परंपराओं का वर्णन होता है इसके अंदर। इतिहासकार पुराणों का उपयोग खासकर राजाओं की वंशावलियां जानने के लिए करते हैं, मतलब कि जो उनकी पीढ़ियां थी उनको जानने के लिए खासकर करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं? पुराण का। अब ठीक है, अब अगला पढ़ते हैं संगम साहित्य। संगम साहित्य क्या है? ये तमिल, जो साउथ इंडियंस के हैं उनके बारे में है कि तमिल साहित्य का प्राचीन संग्रह है। राजनीतिक, इतिहास, व्यापार, समाज और संस्कृति पर उपयोगी जानकारी। एतुतो गई और पत्तू थोड़ा सा डिफिकल्ट है नाम लेना, बट ये इनके ग्रंथ हैं, मुख्य ग्रंथ हैं इनके। ठीक है, अब ये दक्षिण भारत का पुराना साहित्य है। ठीक है, खासकर तमिल भाषा में लिखा गया है। ये जो संगम साहित्य है वो तमिल भाषा में लिखा गया है। इस साहित्य में युद्ध, प्रेम, व्यापार, समुद्री यात्रा, किसानों के जीवन और राजाओं की नीतियों का वर्णन मिलता है कि साउथ इंडियंस में या वैसे भी उस टाइम पे कैसे अपना जीवन वो व्यतीत करते थे। इसके कारण हमें दक्षिण भारत का प्राचीन इतिहास बहुत अच्छे से समझ आता है। अब अगला देखेंगे हम कि जीवन वृत्तांत, कविताएं और नाटक, हम इससे कैसे इतिहास का पता चलता है। पहला है राजाओं और महत्वपूर्ण व्यक्तियों की चरित्र के बारे में पता चलता है, और जो कविताएं लिखी हुई हैं, जो नाटक हुए थे उस टाइम पे। ठीक है, कालिदास, भवभूति जैसे कवियों से सामाजिक और सांस्कृतिक जानकारी मिलती है हमें, जो उन्होंने अपनी कविताएं, जो अपने नाटक लिखे हैं। नाटकों में तत्कालीन जीवन और मनोरंजन पर संकेत मिलते हैं। ठीक है, राजाओं और प्रसिद्ध जो व्यक्ति के जीवन वृत्तांत से उनके समय का सामाजिक और राजनीतिक हाल पता चलता है। कविताओं और नाटकों में सामान्य लोगों की जिंदगी, त्योहार, रीति रिवाज और संस्कृति की झलक मिलती है कि उस समय पे उनका संस्कृति कैसी थी, रीति रिवाज कैसे थे। जो उन्होंने नाटक लिख दिए हैं उन्होंने, उस समय ये सब बातें पता चलती हैं। जैसे बाण भट्ट की हर्षचरित्र और कालिदास के जो नाटक हैं। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम बौद्ध और जैन साहित्य। बौद्ध जैन साहित्य के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, जो बौद्ध साहित्य में त्रिपिटक, जातक कथाएं और कई सूत्र आते हैं। ठीक है, जो ये त्रिपिटक, जातक कथाएं और जो सूत्र हैं, ये किस में आते हैं? बौद्ध धर्म के अंदर आते हैं। ये बौद्ध धर्म के अंदर आते हैं। ठीक है ना। और जैन साहित्य में क्या आता है? आगम और कल्प सूत्र। ठीक है, ये आता है जैन धर्म के अंदर। जैसे ग्रंथ शामिल है, अब ये हैं सारे जो है ग्रंथ आ गए हमारे, किसके आ गए? बौद्ध धर्म और जैन धर्म के। इन दोनों धर्मों के ग्रंथों से समाज, व्यापार, शिक्षा, राजनीति और धर्म से जुड़ी बहुत सी जानकारी मिलती हैं। जातक कथाएं खास तौर पर उस समय की आम जनता के जीवन को दिखाती थी। ठीक है ना, जो जातक जो कथाएं हैं उस समय की जो जनता के आम जीवन थे उनको दिखाती थी। मौर्य और उत्तरवर्ती काल के इतिहास में अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि उस टाइम पे जैन धर्म और बौद्ध धर्म आ चुके थे। पुरातात्विक स्रोत के बारे में हम पढ़ते हैं। पुरातात्विक स्रोत क्या है? पुरातात्विक स्रोत वे चीजें हैं जो खुदाई और पुरानी वस्तुओं से मिलती हैं। ठीक है ना, भौतिक अवशेषों और खोजों पर आधारित है। इनसे वास्तविक, प्रामाणिक और ठोस जानकारी मिलती है। ये स्रोत असली भौतिक प्रमाण होते हैं, यानी हाथ में पकड़कर देखने वाली चीजें होती हैं, ठोस होती हैं।
इनसे हमें लोगों की तकनीक, कला, व्यापार और रोज़मर्रा के जीवन की जानकारी मिलती है। उसमें कपड़े हो गए, उनके चीज़ें हो गई, रहने-सहने के घर हो गए, ठीक है? अब अगला पढ़ते हैं सिक्के। सिक्के के बारे में पढ़ते हैं कि सिक्के क्या हैं? शासन का नाम, उपाधियाँ, तिथियाँ और प्रशासनिक जानकारी मिलती है। जैसे किसी को उपाधि दी गई तो उसके नाम का सिक्का बना दिया जाता था, ठीक है? शासकों के नाम जो थे उनके अपने नामों के अपने नाम से कहते हैं वो सिक्के जारी करते थे। उसमें तिथियाँ लिखी होती थी, डेट लिखे होते थे उसके अंदर, कब ये जारी किया गया, ठीक है ना? पुराने सिक्कों से हमें पता चलता है कि उस समय कौन राजा था, व्यापार कैसा था और आर्थिक स्थिति कैसी थी। सिक्कों पर बने चित्र और चिन्ह उस समय के धर्म और प्रतीकों को भी बताते थे कि कौन से समय में कौन सा धर्म था, कौन से समय में किस धर्म का राजा था, शासक था। ये सब चीज़ें हमें सिक्के बताते हैं। अब अगला पढ़ते हैं शिलालेख। शिलालेख क्या होता है कि पत्थर, धातु आदि पर लिखे हुए अभिलेख ही शिलालेख कहलाते हैं। राजाओं की नीतियाँ, धार्मिक आदेश और प्रशासनिक व्यवस्था, ये भी हमें पता चलती है इससे, क्योंकि शिलालेख पे लिखा होता है, पत्थरों पे लिखा होता है। अशोक के शिलालेख सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण है। वो भी तो पत्थरों पे लिखे हुए हैं, ठीक है ना? पत्थर, धातु, स्तंभ या गुफाओं में खुदे हुए लेख शिलालेख कहलाते हैं। इनमें राजाओं के आदेश, दान, युद्ध, यात्राएं और नीतियां लिखी होती थी। अशोक और समुद्रगुप्त के शिलालेख इसके प्रमुख उदाहरण हैं, ठीक है ना? अब आते हैं हम स्मारक। स्मारक यानी बिल्डिंग्स जो बनी है हमारे पुराने जमाने के टाइम से, उनके बारे में हम पढ़ते हैं। जैसे स्तूप हो गया, मंदिर, महल, गुफाएं और भवन आदि कला, वास्तुकला और धार्मिक गतिविधियां समझने में मदद करता है, क्योंकि स्मारक के अंदर जो भी कला, वास्तुकला, जो भी लिखावट होगी उससे हमें पता चलता है कि ये किसने और कब बनवाया था। विभिन्न कालों की शैली और तकनीक का अध्ययन होता है इससे, ठीक है ना? जैसे कि अब क्या है कि इनसे हमें कला, निर्माण शैली, धर्म और सामाजिक जीवन का पता चलता है, ठीक है? अब अगला पढ़ते हैं कि विदेशी वृत्तांत, जो हमने स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था उद्देश्य के अंदर, प्रस्तावना के अंदर, ठीक है? तो ग्रीक, रोमन, चीनी, अरबी यात्रियों का वर्णन मिलता है इसके अंदर। मैगस्थनीज, फाहयान, होंसांग, अल बिरूनी सबसे महत्वपूर्ण है ये। भारतीय समाज, धर्म, राजनीतिक व्यवस्था और अर्थव्यवस्था की बाहरी दृष्टि हमें देखने को मिलती है। विदेशियों ने भारत की यात्रा की और यहाँ के बारे में अपनी किताबों में लिखा। यूनानी, चीन, रोमन और अरबी यात्रियों ने भारत के समाज, राजाओं, सड़कों, व्यापार, शिक्षा और धर्म का वर्णन अपनी किताबों में किया था। इनका महत्व इसलिए है, ठीक है? इनका जो महत्व है इसलिए है क्योंकि ये भारत को बाहर से देखने वाले नज़रिए देते हैं, कि जो कोई बाहर से अगर आया उस टाइम पे तो उसने कैसे देखा भारत को, ठीक है ना? मैगस्थनीज, फाहान, हैंसांग, इब्न बतूता उनके प्रमुख नाम हैं, ठीक है ना? इब्न बतूता और अल बिरूनी सबसे महत्वपूर्ण इनके उदाहरण हैं, ठीक है? अब यहाँ पे आ गया आपका निष्कर्ष, सारांश। जो इस पूरी यूनिट का जो सारांश है वो इतने छोटे से में आपको देखने को मिल जाएगा। आप इसे पढ़ सकते हैं, चाहे तो रोक कर, चाहे तो बाद में भी इसे पढ़ सकते हैं, ठीक है? तो इसी के साथ आपकी वीडियो खत्म होती है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने उन दोस्तों को जिन्हें इसकी ज़रूरत है। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।